मित्रों नमस्कार। मैं राजेश कुमार श्रीवास्तव आज आप लोगों को भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 9 के बारे में विस्तार से बताने का प्रयास करूंगा। यह धारा जो है अत्यंत महत्वपूर्ण है, इसलिए और इसका प्रैक्टिकल में भी आप देखेंगे तो हम एस्पेक्ट इसका समझ में आपको आएगा। मैं ये चाहूँगा कि इस धारा के प्रैक्टिकल को भी आपको बताता चलूँ, उसको भी आप समझें, ताकि जो मेरे नए अधिवक्तागण हैं उनको भी इसका लाभ मिले विशेष तौर पर, और जो लोग कंपटीशन के लिए चाहते हैं अपना प्रयास करना, उनके लिए भी धारा महत्वपूर्ण होगी। इसको आप देख लें थोड़ा सा। ये धारा ये कहती है कि कोई भी ऐसा मामला जिसमें किसी घटना या किसी विवादक तथ्य को या किसी घटना को एक्सप्लेन करने का या इंट्रोड्यूस करने का जो फैक्ट होंगे वो भी जो है रिलेवेंट होंगे। इसकी हेडिंग एक आप पढ़ेंगे आप अगर इंग्लिश में, तो ये कहता है कि फैक्ट नेसेसरी टू एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस रिलेवेंट फैक्ट्स। तो जो ऐसे फैक्ट्स हैं उनको भी आप साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कैसे हो, जो किसी घटना के बारे में उसका स्पष्टीकरण देते हो या उसको इंट्रोड्यूस करते हो, यानी स्टार्ट करते हो जहाँ से वो घटना प्रारंभ हुई, तो जो उसका पीछे कारण एक मूल रहा हो, तो उसको भी आप इसके अंदर सेक्शन 9 में आप उसको रिलेवेंट कर सकते हैं। एक चीज़ तो ये कहती है कि एक्सप्लेन और इंट्रोड्यूस। दूसरा ये कहती है कि अगर कोई आचरण है और वह रिलेवेंट फैक्ट से और इससे आपका फैक्ट इन इशू से रिलेटेड है, तो उस आचरण से जो आप अनुमान लगाएंगे, उस आचरण से निकाले गए जो अनुमान हैं उसको सपोर्ट करने के लिए या उसका खंडन करने के लिए या रिबट करने के लिए अगर कोई चीज़ आ रही है, तो उसको भी आप इस धारा में सुसंगत माना गया। जैसे मैंने आपको एक बात बताई थी पहले, आज फिर बता दे रहा हूँ, थोड़ा सा रिमाइंड करा दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए कि एक कोई व्यक्ति है, वह कहीं घटना हुई और वहाँ घटना स्थल से तुरंत भाग गया या हट गया वहाँ से, तो आप ये कहते थे जहाँ पे आचरण सुसंगत था कि वह इसका आचरण सुसंगत हो जाएगा। और इस आचरण का सामान्य अनुमान क्या निकलेगा? यह साधारण अनुमान निकाला जा सकता है सामान्य परिस्थितियों में कि निश्चय ही वह हो सकता है घटना में अपराधी रहा हो या घटना को उसने कारित किया हो, इसीलिए वह वहाँ से भाग गया। तो ये उसका क्या हो गया? आचरण। तो ऐसा कोई तथ्य जो यह साबित कर दे कि यह जो उसका आचरण था जिससे यह अनुमान निकाला जा रहा है कि वह अपराधी था, इसका अगर समर्थन करता है तो वह भी रिलेवेंट हो जाएगी, और अगर इसका खंडन करने वाला कोई फैक्ट है तो वह भी रिलेवेंट हो जाएगा। जैसे एक घटना हुई, एक व्यक्ति घटनास्थल से भाग गया, और अगर व्यक्ति, आपके प्रश्न उठेगा समान अनुक्रम में कि वह इसमें सम्मिलित रहा होगा, लेकिन अगर वह व्यक्ति ऐसा कोई साक्ष्य दे दे कि नहीं, जिस समय घटना घटी उसके तुरंत पश्चात मुझे यह सूचना मिली कि मेरे भाई की तबीयत खराब हो गई है, जहां मुझे जाना पड़ा और उसके कारण मुझको वहां से घटनास्थल से अचानक भागना पड़ा, या कोई ऐसे अन्य तथ्य जिसमें उसकी ऐसी अर्जेंसी हो, जिस अर्जेंसी के आधार पर उसका वह कंडक्ट जो आया है उसका रिबटल हो सके, तो उसको भी आप साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत कर सकेंगे। यह धारा इसलिए बताई गई है, यह प्रावधान इसलिए जोड़े गए हैं कि कोई अगर अनुमान कहीं से निकलता है तो उसका खंडन करने की भी अपॉर्चुनिटी एक पक्ष को मिल सके, इसलिए उसमें यह समाहित किया गया। दो चीज़ आपकी आ गई। तीसरी चीज़ इसमें जो मैं निवेदन कर दूं आपको, बहुत महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिकल में उसका एक आस्पेक्ट है, वो है शिनाख्त परेड, जिसे आप टीआई भी कहते हैं, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड, टीआईपी कहते हैं अंग्रेजी में, टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड। कहीं कहीं उसको कोर्ट में न्यायालय की भाषा में उसको शिनाख्त परेड भी कहते हैं, और कहीं कहीं उसको पहचान परेड भी कहते हैं। ये धारा यह कहती है कि अगर कोई व्यक्ति या किसी वस्तु की पहचान कहीं सुसंगत है, यानी उसकी पहचान जो है वो फैक्ट इन इशू से या रिलेवेंट फैक्ट से कनेक्ट हो रही है, तो उसकी जो पहचान है वह भी सुसंगत होगी, और किसी कोई वस्तु है तो वह भी सुसंगत होगी। क्योंकि कोई भी अगर आपराधिक मामला आता है तो उसमें एक तो व्यक्ति की पहचान होती है कि भाई क्या इसी व्यक्ति ने अपराध किया है और क्या यही वस्तु चोरी हुई थी। दो महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जो कि अफेंस अगेंस्ट प्रॉपर्टी और अफेंस अगेंस्ट बॉडी, दो प्रकार के अपराध भी आपको बताए गए हैं आईपीसी में। जब आपको आईपीसी बताएंगे उसमें बताएंगे। अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये क्यों है और कैसे है। एक मैं निवेदन कर दूं आपसे कि ये जो टेस्ट आइडेंटिफिकेशन परेड की व्यवस्था है, यह एक इन्वेस्टिगेशन से संबंधित है, इसलिए आप इसको जब इन्वेस्टिगेशन के चैप्टर्स को पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको वहाँ भी मिलेगी। और हर मामले में ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है, क्योंकि हर मामले में जो क्रिमिनल प्रकृति होते हैं उसमें यह पहचान सुनिश्चित करनी होती है कि किस व्यक्ति ने यह काम को किया और वह वस्तु कौन सी थी जिसके संदर्भ में ऐसी घटना घटित हुई। जहाँ पर कहीं मामले ऐसे होते हैं कि जहाँ पे जो पीड़ित पक्ष है वो घटना कारित करने वाले व्यक्ति को अच्छी तरह से जानता पहचानता है और पूर्व परिचित है, तो जहाँ पे पूर्व परिचय है, जहाँ जान पहचान है, वहाँ पे उसकी पहचान संदिग्ध नहीं है। तो अगर पहचान संदिग्ध नहीं है तो उसका आइडेंटिफिकेशन कोई मतलब नहीं होता, इसलिए वहाँ पे ये रिलेवेंट नहीं रह जाती। जहाँ पे कोई ऐसी एक वस्तु है जिसके बारे में स्पष्ट है कि यही वस्तु है, वहाँ भी उसकी कोई आइडेंटिफिकेशन क्वेश्चन में नहीं आती। लेकिन जहाँ व्यक्ति को, मान लीजिए कोई आदमी कहता है कि
एक व्यक्ति था जिसकी शारीरिक बनावट ऐसी ही थी, मैं नाम पता तो उसका नहीं जानता, लेकिन ऐसी ही बनावट थी जिसने मेरे साथ यह अपराध कारित किया, तो वहाँ पर उसकी जो है पहचान संदिग्ध हो जाती है और उसी को स्थापित करने के लिए भी इस जो धारा का प्रयोग हम करते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूँ। जैसे एक महिला ये कहती है कि मैं आज अपने घर से स्कूटर से या स्कूटी से कहीं जा रही थी और एक व्यक्ति आया जिसको मैं पहचान सकती हूँ देखकर, नाम पता तो नहीं जानती, पहचान सकती हूँ देखकर, वह व्यक्ति जो है वह मेरे गले की चैन छीनकर भाग गया। अब यहाँ पे दो चीज़ आ जाएगी। एक चीज़ तो आ जाएगी कि वह महिला जो कहती है कि मैं ऐसे व्यक्ति को देखकर पहचान सकती हूँ, तो उसने लिखा दिया एफआईआर। अब एफआईआर लिखाने के बाद इन्वेस्टिगेशन में देखा जाएगा कि उसकी जो ये पहचानने की क्षमता है इसका टेस्ट किया जाएगा कि क्या वह वास्तव में पहचान सकती है। एक चीज तो ये टेस्ट करना है, और क्या जिस व्यक्ति के बारे में वैसा बता रही है उसी प्रकार के व्यक्ति ने उसकी चेन छीनी है। इन दोनों चीज़ों का निर्धारण इसमें होना होता है, इसलिए ये टीआई परेड जो है अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। अब आप देखेंगे इसी प्रकार से वस्तु, जैसे एक वस्तु है, अब कहती है कि मेरी एक चैन थी जो छीन के भाग गए। अब वह चैन रिकवर हो गई बाद में किसी आदमी के पास से, तो यह पहचान कराई जाएगी कि क्या यह चैन या यह वस्तु वही चैन है, वही स्थिति है, वही है जो इसको बताना कहती है कि हाँ ये मेरी चैन थी, या अन्य कोई चीज़। तो अगर वह उन चीज़ों को पहचान लेती है तो पुलिस को आगे की विवेचना में भी इसका लाभ मिलता है, और पुलिस जो है या जो विवेचक है इस मामले को पोस्ट करता है अपने अग्रिम विवेचना में। इसका लाभ भी हो सकता है अगर ये सही ढंग से की गई, और अगर ये न की गई तो इसका नुकसान भी हो सकता है। प्रश्न ये उठता है, हम कई मामले हम लोग देखते हैं कोर्ट में, जैसे एक महिला ने कहा कि हम एक इस तरह का आदमी था जो चैन मेरी छीन के भाग गया। अक्सर ये होता है, हमने देखा है जो मामलों में कि वह पुलिस और एफआईआर होती है, चिक जिसे हम बोलते हैं चिक एफआईआर, जिसमें कॉलम भरे होते हैं कि अभियुक्त का नाम, वर्णन, ये पहचानने का ढंग, तो उसमें आप देखेंगे, जो मैं आपसे बता दूं जो मेरे अधिवक्ता मित्र हैं, उसमें ये जगह लिखा रहता है कि विवरण, जिसे हम लोग कोर्ट में होलिया भी कहते हैं कि होलिया अभियुक्त है। होलिया क्या था उसका, जो सस्पेक्टेड पर्सन था जो चैन छीन के भागा या जिसने अपराध कारित किया, उसका होलिया क्या था, इस क्वेश्चन आता है। तो उसमें उसकी लंबाई, चौड़ाई, क्या कोई स्पेशल दाग थे या बाल कैसे थे, देखने में कैसा था, उसका रूप कैसा था, घुंघराले बाल थे या काले बाल थे, सफ़ेद बाल थे, इन चीज़ों से उसको आइडेंटिफाई कराते हैं। अक्सर हम लोगों ने ये देखा है कि पुलिस जो है इन चीज़ों का वर्णन अपने जो फॉर्मेट होती है उस पर नहीं कराती है। उससे बाद में ये क्वेश्चन फंसता है कि अगर आपने देखा था किसी अभियुक्त को तो आपने इन चीज़ों को इसमें क्यों नहीं लिखाया, ये क्वेश्चन बाद में उठता है। पुलिस इसका ये लाभ देना चाहती है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर कि किसी भी आदमी को, बहुत विनम्रता के साथ कहना चाहूँगा, इसका अदरवाइज अर्थ आप लोग ना लें, लेकिन जो मैंने प्रैक्टिकल में देखा कि यह कॉलम पुलिस विशेष रूप से छुड़वा देती है ताकि किसी भी निर्दोष आदमी को फंसाया जा सके। यह प्रक्रिया अत्यंत कष्टदायी है और गलत है, क्योंकि इसमें इनोसेंट आदमी फंसता है। बाद में होता क्या है कि जब ट्रायल चलता है तो कहती नहीं साहब ये तो थे ही नहीं, मैं तो उनको जानती पहचानती नहीं हूँ। इस प्रकार से पूरी की पूरी आपकी जो इन्वेस्टिगेशन है वो एक संदेह के घेरे में आ जाती है, और अगर अभियुक्त ने वास्तव में कांड किया है तो बरी हो जाता है, इससे पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिल पाता है, और अगर पुलिस किसी निर्दोष को फंसाती है तो उसको भी न्याय नहीं मिल पाता है। तो इस प्रकार से टीआई परेड जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि टीआई परेड जो है वह कोई कंक्लूसिव प्रूफ नहीं है, वो सब्सटेंशियल प्रूफ ऑफ एविडेंस नहीं है। मेन बयान जो प्रूफ आपका होता है वो होता है जो न्यायालय में बयान दिया गया। न्यायालय का जो बयान को संतुष्ट कराने के लिए आप टीआई परेड की रिपोर्ट पेश कर सकते हैं। देखिए साहब कि इस महिला ने यहाँ भी न्यायालय में तो पहचान ही रही है और इसके पूर्व भी टीआई परेड में इसको पहचान चुकी है, तो जो न्यायालय में दिया गया बयान है आपकी टीआई परेड की जो कार्रवाई है उसको संतुष्ट कर देती है। अब एक चीज़ और मैं बता देना चाहता हूँ आपको, क्योंकि वो आपको एविडेंस एक्ट में वो चीज़ नहीं मिलेगी और इसलिए आप उसको देख लें। ये क्या है, टीआई परेड होती कैसे है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने आप शुरू में बताया था कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को भी आपको बताता चलूँगा। टीआई परेड में जो व्यक्ति संदिग्ध होता है, जो पकड़ा जाता है, उसके साथ 4-5 अन्य लोगों को भी खड़ा करते हैं। वे व्यक्ति उसी के शकल सूरत से मिलते रहते हैं। इसके बाद मजिस्ट्रेट साहब को सूचना दी जाती है कि फलां आदमी पकड़ा गया है और उसको जो है टीआई परेड कराना है, तो आप अपना समय दें साहब, समय दें, स्थान दें, ताकि हम जो है उसको वहाँ पर पेश कर सकें। और एक मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में, गवाहों की उपस्थिति में ये जो है टीआई परेड संचालित होती है। प्रयास ये होना चाहिए कि जिस समय टीआई परेड हो रही है उस समय वहाँ पर घटना का अन्य कोई साक्षी, उस समय 2 साक्षी एक साथ उपस्थित ना हो। एक चीज़ तो ये प्रयास करना चाहिए। दूसरा प्रयास ये करना चाहिए कि थाने पर ना हो, क्योंकि बाद में होता है कि थाने की कार्रवाई की गई, थाने पर कार्रवाई की, ये प्रायः जो है जेल में ही कराई जाती है, या जहाँ मजिस्ट्रेट साहब चाहें वहाँ मजिस्ट्रेट इसको क्रियान्वित कर सकता है। किसी भी प्रकार से यह नहीं होना चाहिए कि अभियुक्त को टीआई परेड के पहले ही पहचानवा दिया गया था और उसी पहचान के आधार पर यह महिला इसका नाम ले रही, अदरवाइज आपकी टीआई परेड जो है वो दूषित हो जाएगी और साक्ष्य में उसका ग्रहण नहीं किया जा सकेगा।
ये चीज़ तो इम्पोर्टेंट आप समझ लें, जो बहुत ही आपको बताया मैंने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार से वस्तु की पहचान भी हो जाती है। तो ये इसका टीआई पीरियड का एक काम था। यह भी नहीं कहा जा सकता कि टीआई पीरियड अगर नहीं हुई तो कन्विक्शन नहीं होगा या कोई मामला निर्धारित नहीं होगा। वह एक महत्वपूर्ण साक्ष्य तो है, लेकिन करोबोरेटिव इन नेचर है, कंक्लूसिव प्रूफ के रूप में उसको आप न्यायालय में नहीं पेश कर सकते। एक चीज़ में बता दें। दूसरी चीज़ अब आप इसमें देखेंगे इसी धारा में, वो ये कहती है कि जो घटना घटित हुई उसका स्थान और समय भी रिलेवेंट है, तो वो भी इसी धारा में निर्धारित किया जाएगा। अब मैं इसको आपको एक उदाहरण देता हूँ। उदाहरण के माध्यम से आप जब समझेंगे तो आप ज़्यादा समझ पाएंगे। जैसे पीएम रिपोर्ट है। पीएम रिपोर्ट यानी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब कोई व्यक्ति मरता है या उसके साथ कोई कांड होता है तो एक उसके बाद जब उसकी पीएम होता है तो पीएम में डॉक्टर साहब लिखते हैं कि इसका मृत्यु का संभावित समय ये होगा, ये रहा होगा, इतने समय ये मरी होगी लगभग। तो वह जो है एक महत्वपूर्ण है, तो उसको भी साक्ष्य में घटना से रिलेट कराने के लिए कि चूंकि वर्जन क्या है इन्फॉर्मेंट का या पीड़ित पक्षिका के साथ इस समय घटना घटी और इस समय उनकी गोदी लग के मृत्यु हो गई, तो बाद में जो पीएम रिपोर्ट है उस घटना के उस टाइम को रिलेट करती है डॉक्टर के बयान से। तो यह भी एक रिलेवेंट वो घटना का समय जहाँ पे आएगी, तो पीएम जो है वो घटना का समय निर्धारित करने के लिए एक साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। इसी प्रकार से देखें, इस घटना में यह भी है कि अगर कोई स्थान है जो रिलेवेंट है, फैक्ट इन इशू है, तो वह भी जो है साबित कर दिया जाएगा। कैसे? नक्शा नजरी बनता है। जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पुलिस अथॉरिटी वहाँ पर जाती है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर वहाँ पर जाता है और वह उस क्षेत्र का नक्शा बनाता है जहाँ पे घटना घटित होना कहा जाता है। अब अगर उस नक्शे पे जो चीज़ें जहाँ पर हैं जैसी हैं, गड्ढा है, रोड है, कंकड़ है, चिकनी है, फर्श है, जो भी कुछ है वो उसका पूरा डिटेल होता है। तो अब वो उसके शरीर पे कुछ दाग आए होंगे, तो उन दागों को उन घटना स्थल से फिक्स करने के लिए, कोरिलेट करने के लिए, या क्या ऐसी घटना जैसे कि मान लीजिए कमरा है, जो कमरा मात्र 5 बाई 5 फीट का है। अब आरोप यह है कि आप इस कमरे के अंदर 3 लोग घुस के लाठी से मारपीट की, लाठी की हाइट लंबाई वो 7 फीट 8 फीट बता रहे हैं, तो क्या ऐसे कमरे में ऐसी लाठी आराम से चलाई जा सकती थी? तो इस प्रकार से वो जो स्थल है, तो घटना स्थल और घटना के समय को फिक्स करने के लिए भी एविडेंस दिए जा सकते हैं। इस घटना में इसकी भी रिलेवेंसी इस धारा में बताई गई। अब आपको मैं आगे और देखिए थोड़ा प्रैक्टिकल इसको आपको बता दे रहा हूँ। एक इसमें ये बताया गया इसी धारा में कि कोई भी मामले में अगर जो व्यक्ति है उसके कोई ट्रांजेक्शन उसने किया, तो जिनके पक्ष में किया, तो उस व्यक्ति का ट्रांजेक्शन की स्थिति और उस व्यक्ति की व्यवहारिक स्थिति, उन पक्षकारों से संबंध भी इस धारा में प्रूव किए जा सकते हैं। जैसे एक वसीयत हुई, एक वसीयत क्वेश्चन में आ गई, उसमें कहा गया कि साहब ए ने बी के पक्ष में एक वसीयत किया था। तो अब वसीयत अगर किया था तो यह एक पार्टी यह भी कह सकती है कि यह जो वसीयत हुई यह दबाव में हुई, तो क्या इसमें कोई अनड्यू इन्फोर्समेंट इन्वॉल्व था? तो ये पार्टीज के रिलेशन पे डिपेंड करेगा। यही कहते हैं पार्टीज के संबंध। तो अगर पार्टीज के संबंध के कारण दबाव में क्या पार्टी आ सकती थी, तो यह भी एक रिलेवेंट फैक्ट इसमें हो जाएगा। इसी प्रकार से कहता है कि संपत्ति की स्थिति को भी आप क्वेश्चन में ला सकते हैं। जैसे कि जिस संपत्ति के बाबत यह रजिस्ट्री की जा रही है वह तो उनके संपत्ति उनके कब्जे में थी ही नहीं, तो उस संपत्ति की स्थिति को भी आप इसमें ला सकते हैं। या उनकी जो मानसिक स्थिति रही वो दूसरे पक्ष के प्रति, किसी एक पक्ष के प्रति दबाव में आने की, उसको भी आप ला सकते हैं। तो उनके बीच में संबंध कैसे थे? कहीं संबंध ऐसे तो नहीं थे जो एक ट्रांजेक्शन को दूषित कर सकता था। तो इस प्रकार के भी साक्ष्य जो है आप इस धारा में आपके लिए ग्राह्य होंगे। नमस्कार, धन्यवाद। ठीक।